लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में हम रशियन रिवॉल्यूशंस या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो द रशियन हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय ज़ार ऑफ रशिया। तो रशिया के जो लोग थे वो ज़ार नाम के राजा जो रशिया में राज करते थे, लगभग तकरीबन उन्होंने 300 सालों तक रशिया में राज किया। तो वो काफ़ी क्रूर राजा थे, तो हमेशा लोगों को हैरान परेशान करते रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग वो काफ़ी ऑप्रेस और सप्रेस रहते थे। द रशियन ज़ार वो इनहेरिटेड द पोजीशंस वेयर ऑल डिक्टेटर्स एंड एंजॉयड कंट्रोल रूल ओवर पीपल। तो रशियन के जो ज़ार राजा थे वो इनहेरिटेड यानी पीढ़ी दर पीढ़ी रशिया के ऊपर राज किए जा रहे थे और रशिया के लोगों के ऊपर अनकंट्रोल रूल चला रहे थे अपना। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय के दौरान यानी ज़ार राजाओं के समय के दौरान रशिया के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई राइट्स नहीं थे। द ज़ार वर सो क्रूल एंड पिटीलेस ऑन पीपल। तो ये जो ज़ार राजा थे वो इतने क्रूर और लोगों के प्रति उनको जरा सी भी दया नहीं थी। सो दैट इफ एनी वन डिमांडेड फॉर एनी राइट्स ही वॉज tortured, suppressed and severely punished or condemned to be sent to the bone-chilling and dead cold of Siberia। तो अगर कोई अपने किसी भी प्रकार की कोई राइट की डिमांड करता तो उसे टॉर्चर किया जाता, उसे हैरान परेशान किया जाता और उसे ऐसी सज़ा दी जाती कि उसे जो साइबेरिया की बोन चिलिंग यानी कि हड्डियाँ जमा देने वाली जो गर्मी थी वैसी वो साइबेरिया के बड़े से डेजर्ट में जो बर्फ़ का बना हुआ है वहाँ पर उसे अकेले छोड़ दिया जाता मरने के लिए। दिस अनकंट्रोल्ड एंड ऑप्रेसिव ज़ारडम बिकम्स द रीजन फॉर ग्रीफ, पॉवर्टी एंड सफरिंग एमंग पीपल। तो ये जो ज़ार लोगों का जो अनकंट्रोल्ड और ऑप्रेसिव ज़ारडम था यानी राज था, उससे लोग काफ़ी सफ़र हो रहे थे और इसी लोगों के ग्रीफ, पॉवर्टी और सफरिंग का यही रीज़न था कि वो लोग ज़ार राजा उनके ऊपर उनके ऊपर आतंक गुजार रहे थे, ऐसा कह सकते हैं हम। द रशियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड पीजेंट्स वेर नॉट गेटिंग इनफ इनकम। तो रशिया के जो फार्मर थे, मजदूर थे और दूसरे जो पीजेंट थे वो उनको अपनी मेहनत के अनुसार यानी डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड दे बिकम वेरी पुअर। उनको अपनी मेहनत के अनुसार वेतन था वो नहीं मिलता था, इनकम उनकी काफ़ी अपनी मेहनत के अनुसार उनको नहीं मिलती थी और धीरे धीरे वो लोग सभी जितने भी फार्मर्स और लेबरर्स थे वो धीरे धीरे वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर बनते जा रहे थे। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपन द लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू द ज़ार रेसिडेंट्स विंटर पैलेस। तो जो फादर गेपन थे उनकी लीडरशिप में ज़ार राजाओं के विरोध में उनके विंटर पैलेस से ज़ार के विरोधी एक रैली निकाली गई जो 22 जनवरी 1905 को संडे के रोज़ निकाली गई थी। दिस पीपल्स वेयर अनआर्म। और ये जो जितने भी लोग थे उस रैली में भाग लेने वालों सभी अनआर्म यानी उनके पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। वाइल सम हैड ज़ार पिक्चर्स इन द हैंड विद द कैप्टन्स लाइक लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया रिटन ऑन इट। और कई लोगों के पास ऐसे पिक्चर थे कि उनके हाथों में थे कि उस पर लिखा हुआ था कि लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया। द ज़ार आर्मी ओपन फायर दिस इनोसेंट पीपल। तो ये रैली जब जा रही थी तब ज़ार की आर्मी ने यानी ज़ार राजाओं के सैनिकों ने ये जो इनोसेंट पीपल थे उनके ऊपर ओपनली फायर करना शुरू कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ फिट thousands of innocent people died and the snow in Petersburg where the Tsar palace was situated turned red with blood। तो इस
गोलीबारी से, ओपन फायरिंग से क्या हुआ कि हज़ारों लोग वहीं के वहीं मर गए, जिसकी वजह से क्या हो कि जो पीटर्सबर्ग में ज़ार लोगों का जो पैलेस था, वहाँ के आसपास की जितनी भी बर्फ़ थी वो सभी लाल हो गई। इसीलिए इस डे को हम ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। And around this time, a large number of Russian got provoked and become restless as the weakness of the Tsardom had become obvious when a small nations like Japan had defeated a massive nations like Russia in the Russian-Japan war। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो रशिया के लोग थे उनमें जार के प्रति प्रवोक होने लगे, वो जार राजाओं के प्रति जागरूक होने लगे कि नहीं, अभी ये जो जार उनके ऊपर जो अत्याचार गुजार रहे हैं वो अत्याचार वे लोग नहीं सहन करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो बड़ा सा देश है रशिया, वो छोटे से देश जापान के साथ जापान रशिया वॉर जो 1905 में 0405 में हुआ था, उसमें जापान ने रशिया को हरा दिया, जिससे भी जापान के लोग काफ़ी खफा थे। In order to pacify the angry Russians, an announcement to call for Duma Legislative Assembly। तो ये जो एंग्री रशियंस थे उनको शांत करने के लिए ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली अनाउंस की गई, एंड विच हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर ईयर्स। तो जो कई सालों से बुलाई नहीं गई थी, तो वो अचानक से बुलानी पड़ी क्योंकि रशिया के जो लोग थे वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे। And assembly which had not been called for years was made eventually for such Duma were called, but before it can take step to satisfy the citizen it had been called off। पर इससे पहले कि कुछ आगे हो कि ड्यूमा को बुलाया जाए और ये असेंबली मीन्स ड्यूमा असेंबली को अच्छी तरह से बिठाई जाए, उसमें कुछ निर्णय लिए जाए, इससे पहले ही वो जो असेंबली थी उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। And on 8 March 1917, the oppressed workers of Petrograd called for a strike. The Tsar sent his troops to contain this event। तो 8 मार्च 1917 को जो ऑपरेस यानी कि जो वर्कर्स थे जिनके ऊपर जुल्म गुजारा गया था, उन्होंने स्ट्राइक कर दी पेट्रोग्रेड में। तो इससे क्या हो कि ज़ार ने अपना ट्रूप भेजा इसे कंट्रोल करने के लिए। बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल। पर जो आर्मी थी ज़ार की, उन्होंने निहत्थे लोगों को मारने से रिफ्यूज कर दिया, मीन्स मना कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट द रिवोल्यूशंस बिगेन, जिसका नतीजा क्या हुआ कि एक क्रांति जगी। द फॉल ऑफ ज़ारडम, द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्की लीड मोन्सेविक ग्रुप, जिसे माइनॉरिटी ग्रुप भी कहते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ज़ारडम था वो उसकी जो पावर थी वो गिरती गई और जो सत्ता थी वो मेंशेविक ग्रुप के जो माइनॉरिटी ग्रुप भी कहा जाता है उसके हाथ में आ गई। एक्सेप्ट फॉर लेनिन, पर लेनिन के सिवाय एवरीवन इन रशिया वॉज हैप्पी विद द फॉल ऑफ द ज़ार। तो रशिया में जितने भी लोग थे वो सभी ज़ार के फॉल डाउन की वजह से खुश थे। खाली लेनिन ही एक ऐसा इंसान था जिसे ये खुशी नहीं थी। बट लेनिन बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, पर लेनिन वो मजदूरों के महत्व को महत्व देता था। एज प्रोपोगेटेड बाय कार्ल मार्क्स, और वो कार्ल मार्क्स का जो नियम थे उसको वो फॉलो करता था। वाइल द मेंशेविक ग्रुप बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास, और दूसरी तरफ देखिए जो मेंशेविक ग्रुप था वो मिडिल क्लास की महत्व को मानता था, यानी कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास को महत्व देता था। एंड एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक अगेंस्ट मेंशेविक एंड इन November 1970 declared the final revolution and got the reins in hands। तो नतीजा ये आया कि लेनिन वो बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों के बीच में मीन्स झगड़ा करवाता रहा, और नवंबर 1917 को फाइनल रिवॉल्यूशन डिक्लेयर हो गया, जिसकी वजह से क्या हो कि लेनिन ने जो सत्ता थी वो
रशिया की जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली, एंड दिस केम टू बी नोन एज अ सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और इसे हम हिस्ट्री में सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। द 300-year-old जार केम टू एन हैंड, तो जो 300 साल पुराना जो ज़ारडम था वो अभी अंत के नज़दीक आ गया था, मीन्स कहे तो उसका अंत हो गया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया वॉज विदाउट अ जार, और पहली बार रशिया को जार राजाओं के बगैर, जार वंश के बगैर हम देख रहे थे। तो एफर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, द लीग ऑफ नेशन, तो पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाने की जरूरत पड़ी, इसीलिए लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश किया गया। तो द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशंस ऑफ वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया के देशों को अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हॉरर हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था, उसको भरपाई करने के लिए, उसे शांत करने के लिए दुनिया के सभी देशों को शांति की ज़रूरत आन पड़ी, महसूस होने लगी। एंड फॉर दिस, और इसके लिए अ नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत उनको फील हुई। सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस, और ये ज़रूरी था कि वो एक्टिवली और इमीडिएटली पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, ऐसा कुछ सोचे। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन हैड contributed substantially in the establishment of League of Nations, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने सच में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया था ये लीग ऑफ नेशंस को एस्टेब्लिश करने में। The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process. On 10th January 1920, the League of Nations was formed. तो जो पेरिस पीस प्रोसेस हुई थी 10 जनवरी 1920 में, उसमें वुड्रो विल्सन ने 14 ऐसे पॉइंट सजेस्टेड किए शांति के, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे वैसे, और इसी के साथ ही लीग ऑफ नेशंस वो बनाई गई। एंड एम ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, तो इसके मेन उद्देश्य क्या थे लीग ऑफ नेशंस के, तो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो पूरी दुनिया में शांति और सलामती बनी रहे। एवरी नेशंस टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस, तो सभी नेशंस को दूसरे नेशंस की यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देन टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, तो जो वॉर की पॉलिसी थी, यानी कि हर बात पर जो देश लड़ने को आतुर थे, वो पॉलिसी उनको गिव अप करने के लिए समझाया गया। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन को डेवलप करना। टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू नेगोटिएशंस और मेडिएशंस, तो नेगोटिएशन और मेडिएशन की वजह से जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसे पीसफुली सॉल्व करना। इफ एनी नेशंस इग्नोर द लीग ऑफ नेशंस और इट मेडिएशंस, तो अगर कोई ऐसा देश है जो लीग ऑफ नेशन को या फिर उसके मध्यस्थी होने को इग्नोर करता है, तो इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रिबेल नेशन, तो उसे एक रिबेल नेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता था। द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर impartialist policy of superpowers, and in 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन थी, वो जो सुपर पावर थे उनके जो पॉलिसी थी और उनके जो पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने का और इंपीरियलिस्ट पॉलिसी जो थी उनकी, उसके आगे ये लीग नहीं टिक पाई, इसीलिए फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ।